नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य आर.के. मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से अकाउंटिंग की क्लास शुरू कर रहे हैं। आप ये मान लीजिएगा अकाउंटिंग की यह पहली क्लास है। यदि आप बीकॉम, यदि आप एमकॉम, 11th, 12th, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, असिस्टेंट अकाउंटेंट या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक पूरा का पूरा कोर्स उपलब्ध कराते हैं। ये हमारा YouTube चैनल आर.के. मौर्य कॉमर्स क्लासेस है। जो स्टूडेंट बीकॉम प्रवेश परीक्षा, एमकॉम प्रवेश परीक्षा से संबंधित तैयारी करना चाहते हैं या कॉमर्स का कोई भी सब्जेक्ट किसी भी क्लास में है, चाहे MBA, चाहे LLB, चाहे BBA, यानी कि सभी सिस्टमेटिक तरह से क्लास उपलब्ध है। एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। आपको सबसे पहले अपनी कॉपी में लिखना पड़ेगा लेखांकन। जो आप पढ़ेंगे अपनी कॉपी में आपको सबसे पहले लिखना है लेखांकन। अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के बेसिक से लेकर हाई लेवल क्लास लाइन बाय लाइन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। हम अकाउंटिंग की शुरुआत जो कर रहे हैं उसमें आपको ध्यान देना है। जैसे आप केवल समझिएगा, आपको जो लिखना होगा वो मैं लिखने के लिए बोलूँगा, बताऊँगा। मैं रेड कलर का यूज कर रहा हूँ, आपको रेड कलर का यूज नहीं करना है। आपको अपनी कॉपी में लिखना भी नहीं है, भी आपको केवल समझना है। प्राचीन काल में, प्राचीन काल का मतलब पुराने समय में जो व्यवसाय होता था, जो कोई बिजनेस होता था, जो कोई व्यापार होता था, वह सीमित था। अपने आप में उसकी एक लिमिट थी। याद रखना दिमाग में, आप किसी को पढ़ा भी सकते हैं, ध्यान से सुनेंगे तो। प्राचीन काल में, पुराने समय में जो व्यवसाय था, क्या था व्यवसाय? बिजनेस या व्यापार क्या था? सीमित था। सीमित का मतलब लेन देन, लेन देन का मतलब क्रय विक्रय। क्रय विक्रय का मतलब लेन देन, आपस में हम आप लोग लेन देन करेंगे, खरीदेंगे, बेचेंगे। अब थोड़ा जब आप बड़े स्तर पर जाएंगे, आयात निर्यात, ये सब क्या था? सब सीमित था। बहुत पहले की बात है, बहुत पुराने ज़माने की बात है। सीमित था तो जटिलताएं नहीं थी। जो जटिलताएं थीं वो क्या थीं? नहीं है। हमारे पास अगर कोई एक स्टूडेंट आता होगा पढ़ने, थोड़ी देर के लिए मानिएगा, तो उसकी तारीख हम याद कर सकते हैं, उसका नाम हम याद कर सकते हैं।
अगर हमारे पास 100 स्टूडेंट आते हैं, 1000 स्टूडेंट आते हैं, तो हम उनको नहीं याद कर सकते, सबका नाम नहीं याद कर सकते, सबकी तारीख नहीं याद कर सकते, सबकी फीस नहीं याद कर सकते। तो याद रखिएगा थोड़ी देर के लिए, प्राचीन समय का मतलब पुराने समय में व्यापार, व्यवसाय, लेन देन, जो भी आप कह लीजिए, आयात निर्यात सीमित था। तो जो जटिलताएं हैं वो भी सीमित थी। सीमित का मतलब जटिलताएं नहीं थी, इतना आपको समझ लेना है। धीरे धीरे समय परिवर्तित होता है, धीरे धीरे व्यापार में परिवर्तन आता है। तो क्या होता है, व्यापार में परिवर्तन होता है। जब व्यापार में परिवर्तन होता है, व्यापार में लेन देन बढ़ते हैं, व्यापार में क्रय विक्रय बढ़ता है, आयात निर्यात बढ़ता है, वृद्धि होती है। तो सीधी सी बात है, जब हम कोई अकेला स्टूडेंट पढ़ाएंगे, या आपके पास या हमारे पास कोई अकेला ग्राहक होगा, या 2 होंगे, 4 होंगे, तो उनको हम लोग याद कर सकते हैं। जब वृद्धि होगी, परिवर्तन होगा, परिवर्तन का मतलब लेन देन बढ़ेगा, क्रय विक्रय बढ़ेगा, आयात निर्यात बढ़ेगा, यानी कि कुल मिलाकर के वृद्धि होगी। तो जटिलताएं व्यापार में, व्यवसाय में जटिलताएं बढ़ेंगी, जटिलताएं बढ़ेंगी, जिससे हमारे जो मस्तिष्क की स्मरण शक्ति है, याद करने की क्षमता जो है हम लोगों की, वो क्या है, सीमित है। सीमित का मतलब यहाँ पर सीमित यूज होता था पुराने समय में। ज़माना बदला, लेन देन बदला, क्रय विक्रय बढ़ा, आयात निर्यात बढ़ा, सब में वृद्धि हुई, तो थोड़ी जटिलताएं भी बढ़ी। जटिलता बढ़ने का मतलब होता है लेन देन जब बढ़ेगा, क्रय विक्रय जब बढ़ेगा, आयात निर्यात जब बढ़ेगा, तो क्या किया जाएगा, सब कुछ जब बढ़ेगा तो हमारी स्मरण शक्ति जो होती है, हमें याद करने की जो हमारी क्षमता होती है, उसमें वृद्धि होगी। लेकिन याद करने की जो क्षमता होती है वो भी सीमित होती है। मैंने बोल दिया वृद्धि होगी, ध्यान दीजिएगा, सीमित होती है। जब याद करने की क्षमता सीमित होती है तो हमें ज़रूरत पड़ती है कि इसको कहीं पर लिख लिया जाए, लेन देन को कहीं पर लिख लिया जाए, क्रय विक्रय को कहीं पर लिख लिया जाए, आयात निर्यात को कितनी मात्रा में कितने रुपए का है कहीं पर लिख लिया जाए। इतना आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। ये सब बेसिक बातें हैं। जब हमें जटिलताएं महसूस हुई, जब जनता को, पब्लिक को, जब व्यापारी को जटिलता महसूस होती है, तो क्या करता है वो, कागज और कलम का सहारा लेता है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जब व्यापार में जटिलता बढ़ती है, जब व्यापार अग्रसित होता है, जब लेन देन ज़्यादा होता है, तो किसकी ज़रूरत पड़ती है, कागज और कलम की ज़रूरत पड़ती है। हमारे यहाँ अगर कोई एक स्टूडेंट हमसे ट्यूशन पढ़ रहा हो, 2 स्टूडेंट पढ़ रहे हों, हम याद कर लेंगे दिमाग में। लेकिन जब सैकड़ों की संख्या में लोग हमसे पढ़ते हों, तो हम कैसे याद कर पाएंगे, कौन फीस कब दे रहा है, कितनी मात्रा में दे रहा है। तो वही है, आपको याद रखना है थोड़ा, पुराने समय में व्यापार सीमित था, नए समय में व्यापार क्या है, बड़ा हो गया, वृद्धि हो गई। वृद्धि होने से लेन देन ज़्यादा होता है, आयात निर्यात ज़्यादा होता है, क्रय विक्रय ज़्यादा होता है, जहाँ पर हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, कागज और कलम। एक गाना है, कागज कलम दवादला, लिख दूं दिल तेरे नाम करूं, ठीक है। तो यहाँ पर कागज और कलम की ज़रूरत पड़ेगी, दवात की भी ज़रूरत पड़ेगी, आप जानते हैं।
अब क्या होगा, तो जब मान लीजिए कोई लेन देन होता है, कागज़ और कलम की सहायता से भाई लिख लिया जाता है उसको कहीं पर, जब ज़रूरत पड़ती है पीछे, जब कभी ज़रूरत पड़ेगी, मान लीजिए कोई चीज़ भूल गए हैं, कोई लेन देन भूल गए हैं, कुछ में कन्फ्यूजन है, तो हम उसी कागज़ से क्या करते हैं, लिख लेते हैं। इसके लिए एक कहावत कही गई है, कहावत हम आपको बताते हैं। कहावत कहती है, पहले लिख लो, लिख पीछे दे, जरूरत पड़े तो कागज से ले। पहले भैया लिख लो ना, कॉपी में लिख लो, ध्यान दीजिएगा, पहले लिख लो, ठीक है, मतलब लिख कर रख लो। जरूरत कभी पड़े, आपको महसूस हो आवश्यकता, तो आप कागज को पलट करके पीछे जाना पड़ता है ना, पीछे दे, पीछे मतलब पीछे पलट करके हम देख लेते हैं। तो आपको इतना समझना है, कागज और कलम का काम क्या होता है, पहले लिख पीछे दे, जरूर पड़े तो कागज से ले। तो थोड़ा अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको यदि आप समझेंगे तो इसमें समझना भी ज़्यादा नहीं है, लिखना चाहेंगे तो लिख लेंगे, नहीं लिखना चाहेंगे तो आपकी इच्छा है। आपको अब आगे पढ़ना है थोड़ा से लेखांकन के बारे में। जब असीमित लेन देन होते हैं, बहुत सारे लेन देन होते हैं लोगों के पास, तो यहाँ पर अकाउंटिंग की आवश्यकता पड़ी। ध्यान दीजिएगा, तो आपको बताना चाहते हैं एकदम साफ साफ, जो पेपर में पूछा जाता है, अकाउंटिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी। भाई लेन देन लिखा जाएगा, प्रॉफिट लॉस मालूम किया जाएगा, बैलेंस शीट बनाई जाएगी, ये सब कैसे आया। तो आपको अपनी कॉपी में लिखना है, पुस्तपालन एवं लेखाकर्म का इतिहास धन के इतिहास से संबंधित है। आपको समझना है थोड़ा से, हेडिंग पुस्तपालन एवं लेखाकर्म का इतिहास। पुस्तपालन और लेखाकर्म का जो इतिहास है, इसमें क्या होता है, जब लेन देन होता है तो धन होता है, मेन धन से संबंधित है, वेल्थ से संबंधित है। इसको आप ध्यान देंगे, ध्यान दीजिएगा। भारत में लेखांकन का प्रचलन 2300 शताब्दी में, भारत में, अपने इंडिया में, भारत में लेखांकन का प्रचलन 2300 शताब्दी, समझिएगा, 2300 शताब्दी कौटिल्य के समय से माना जाता है। कहां से, कौटिल्य के समय से माना जाता है, ठीक है। कौटिल्य कौन थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में महामंत्री थे। कौटिल्य कौन थे, ध्यान दीजिएगा, थोड़ी हिस्ट्री भी याद होनी चाहिए आपको। चंद्रगुप्त मौर्य के कौन थे, राज्य के महामंत्री। समझना है थोड़ा सा आपको। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी कौटिल्य ने, अर्थशास्त्र की पुस्तक लिखी थी। इकोनॉमिक्स की पुस्तक किसने लिखी थी, अर्थशास्त्र की पुस्तक किसने लिखी थी, कौटिल्य ने लिखी थी। आपको जानना है लेकिन लेखांकन के जो जनक कहे जाते हैं, जो लेखांकन के वास्तविक जनक माने जाते हैं, क्या नाम है, ल्यूकस पैसियोली। समझ रहे हैं, लेखांकन के जनक
ल्यूकस पैसियोली। लेखांकन के जनक किसे माना जाता है? ल्यूकस पैसियोली को माना जाता है। जन्मदाता माना जाता है, पुस्त पालन का जनक माना जाता है इन्हें। और 1494 कहाँ? 1494 इटली के वेनिस नगर। हमारी बातों को समझिएगा, यहां से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एकेडमिक एग्जाम में, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, कहीं पर भी कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? लेखांकन का प्रचलन अगर शताब्दी से संबंधित पूछा जाएगा तो आंसर आपका होगा 2300 शताब्दी। कौटिल्य कौन है? अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? कौटिल्य को कहा जाता है। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन थे? राज्य के महामंत्री थे। और अकाउंटिंग, ये सब कहाँ आ गया? ये सब अर्थशास्त्र के अंतर्गत आ गया। लेकिन अब आप जरा थोड़ा आगे की ओर खिसकेंगे। लेखांकन का जनक किसे कहा जाता है? ल्यूकस पैसियोली को लेखांकन का जनक कहा जाता है। 1494 ईस्वी, इटली के वेनिस नगर। याद रखना इस टॉपिक को, इटली के वेनिस नगर से संबंधित, इसको आप भूल नहीं सकते हैं। और इनकी जो पुस्तक थी, एक मैथ की इनकी पुस्तक थी। इन्होंने पूरी किताब नहीं लिखी थी, एक मैथ की पुस्तक थी, तो उसी मैथ के पुस्तक के पीछे इन्होंने अकाउंटिंग से संबंधित कुछ नियम लिख दिए थे। मतलब जैसे इतनी मोटी बुक है हमारे पास, ये तो बहरहाल अकाउंटिंग की बुक है, लास्ट में 2-4 पेज 10 पेज में एक चैप्टर इन्होंने ऐड कर दिया था। तो इनकी जो पुस्तक थी, उस पुस्तक का नाम पहले हम लिख लेते हैं। पुस्तक का नाम पढ़ने में भी थोड़ी अटपटा भी लगता है, लिखना है। इनकी जो पुस्तक थी, इनकी पुस्तक डी कंप्यूटिसेट, कंप्यूटिसेट रिकप्चिस, रिस्क्रप्चरिस, इनकी जो पुस्तक थी। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि ल्यूकस पैसियोली की पुस्तक कौन सी थी। इनकी पुस्तक डी कंप्यूटिसेट, ठीक है। स्क्रप्चरिस याद करने में थोड़ा अटपटा भी लगता है, लेकिन इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इन्होंने एक गणित, किसकी पुस्तक थी ये? किस सब्जेक्ट की? गणित की पुस्तक थी। इन्होंने डेबिट के बारे में, क्रेडिट के बारे में, जो हम लोग पढ़ेंगे आगे, जो हम आपको बताएंगे आगे, उसके बारे में, जो आपके पेपर में, जो आपके कॉम्पिटिटिव एकेडमिक एग्ज़ाम से संबंधित है, उसको हम यहाँ बता रहे हैं। यहाँ पर देने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, इसको आपको ध्यान देना है। तो बहुत सारे और भी लोग हैं जो इसमें जुड़े, लेकिन उनका कोई विशेष योगदान नहीं। जहाँ से आपका ये टॉपिक है, इसको आप समझ लीजिएगा। अब आते हैं, क्या पढ़ेंगे अब? पुस्त पालन के बारे में आपको बार बार मिलेगा। पुस्त पालन क्या है, बुक कीपिंग क्या है, इसको आप समझ लीजिए। इतना आपको अपनी कॉपी में लिखना है, पुस्त पालन, बुक कीपिंग। इसका मतलब क्या होता है? पुस्त पालन, ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी में कहते हैं बुक कीपिंग, ठीक है। बुक कीपिंग 2 शब्दों से मिलकर बना है। बुक कीपिंग कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से मिलकर बना है। बुक कीपिंग। बुक का मतलब क्या होता है? पुस्तक। ध्यान दीजिएगा, बुक का मतलब क्या होता है बच्चा? पुस्तक होता है भाई। कीपिंग का मतलब क्या होता है? कीपिंग का मतलब होता है रखना या पालन।
ध्यान दीजिएगा, आपको ध्यान देना है। यहां पुस्तक का मतलब होता है व्यापार की वहियां, यानी कि बिजनेस की जो बुक्स होती हैं जिसमें लेन देन का विवरण लिखा होता है। याद रखिएगा, पुस्तक पालन, बुक कीपिंग। बुक का मतलब पुस्तक, पुस्तक का मतलब ऐसी पुस्तक नहीं चाहे जो पुस्तक, मतलब कि व्यापार की वहियां, व्यापार के खाते जिसमें व्यापार का क्या होता है, लेन देन का विवरण लिखा होता है। रखना का मतलब क्या होता है, रखना का मतलब शुद्धता से होता है। यहां पर जो बुक रखी जाएगी शुद्ध और नियम कानून के तहत लिखा जाना। ऐसा नहीं है कि कोई भी लेन देन ऐसे वैसे लिख लिया जाए। बुक का मतलब पुस्तक से है। कौन सी पुस्तक, व्यापार की पुस्तक। पालन का मतलब होता है रखना, रखना और कीपिंग का मतलब रखना। शुद्ध नियमों एवं कानूनों प्रावधानों का पालन करते हुए जो बुक रखी जाती है उसे पुस्तक पालन कहते हैं। जैसे जो स्टूडेंट एकेडमिक पेपर देते हैं उनके लिए यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी होता है कि पूरे शब्दों का प्रयोग करते हुए अपना काम करेंगे। आप समझिएगा फिर से, पुस्तक पालन, बुक कीपिंग। बुक का मतलब पुस्तक से है। कौन सी पुस्तक, व्यापार की पुस्तक जहाँ पर लेन देन लिखा जाता है, विवरण लिखा जाता है। कीपिंग का मतलब होता है रखना, रखना का मतलब पालन करना। शुद्ध नियम कानून एवं प्रावधानों का जो पालन किया जाता है। ठीक है, अब आप लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहेंगे, परिभाषा लिखना चाहेंगे तो अपने आप लिख सकते हैं। हिसाब किताब लिखने की कला को पुस्तक पालन कहते हैं। हिसाब किताब के लिखने के कला व विज्ञान को पुस्तक पालन कहते हैं। ठीक है, और जो भी लेन देन लिखा जाता है, जैसे पेपर में आपको ध्यान देना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पुस्तक पालन में जो भी लेन देन लिखा जाएगा वो कौन होगा, मौद्रिक होगा। मौद्रिक का मतलब कितने रुपए में पुस्तक पालन होता है। इसको आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। आपको हम विशेषता बताने जा रहे हैं। आपको ध्यान देना है इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। कैरेक्टर क्या होते हैं पुस्तक पालन के, एक एक टॉपिक आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले लिखना है पुस्तक पालन कला और विज्ञान। पहला क्या लिखना है, कला और विज्ञान। कला और विज्ञान पहला टॉपिक। सबसे पहले आप विज्ञान समझ लीजिए। विज्ञान का परिभाषा क्या होती है, क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। जो भी इसमें लेन देन लिखा जाता है पुस्तक पालन से क्रमबद्ध लिखा जाता है, इसीलिए विज्ञान है। क्रमबद्ध मतलब पहले जो माल बेचा गया होगा, जो खरीदा गया होगा, उसका लेन देन होगा। दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, पाँचवें नंबर पे, छठे, सत्तें, आठवें, नवें नंबर पे, जैसे जैसे होता है। कला का मतलब क्या होता है, जहाँ पर नियमों कानूनों का प्रावधानों का पालन किया जाए उसे कला कहा जाता है। कला किसे कहा जाता है, जहाँ पर नियमों कानूनों व प्रावधानों का पालन किया जाए, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए जाएं। इसीलिए कला और विज्ञान दोनों है। आपको लिखना है मौद्रिक। जो भी लेन देन किया जाता है मुद्रा में किया जाता है। जैसे आप कहें, ये नहीं, अकेले नहीं कह सकते कि मैं बहुत गरीब हूँ, मैंने अंकित को सामान बेचा, कितने का बेचा, उसे मुद्रा में व्यक्त करना होता है, मुद्रा में बताना पड़ता है। मुद्रा जरूरी है। मौद्रिक अवधारणा भी होती है। थ्योरी से क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव पेपर में पूछे जाते हैं। अब आप सोचेंगे न्यूमेरिकल काहे नहीं पढ़ाएंगे, सब पढ़ाया जाएगा लाइन बाय लाइन से, न्यूमेरिकल और थ्योरिकल दोनों। ठीक है, और आपको बताना चाहते हैं
जो लेन देन लिखा जाता है उसकी निश्चित पुस्तक होती है। निश्चित पुस्तक का मतलब निश्चित कॉलम बनाए होते हैं, जैसे जर्नल के लिए, लेजर के लिए, इसके लिए क्या है, निश्चित पुस्तक बनती है। जर्नल के लिए, लेजर के लिए कच्ची रोकड़ बही, पक्की रोकड़ बही मिलेगी आपको। जर्नल ओनर अभी आप आगे जानेंगे, ठीक है। उसके बाद निश्चित प्रणाली, का पालन, निश्चित प्रणाली का पालन किया जाता है। निश्चित प्रणाली होती है, निश्चित नियम होते हैं, निश्चित कानून होते हैं, ठीक है। नियम अनुसार लिखा जाता है, ठीक है। 5वां नंबर, निश्चित उद्देश्य। निश्चित उद्देश्य का मतलब क्या होता है, अपना एक, इसका एक निश्चित उद्देश्य है। निश्चित उद्देश्य में जैसे आप लिख सकते हैं भाई, कोई भी खाता बही रखी जाएगी, कोई बुक्स ऑफ अकाउंट रखा जाएगा, तो उसका अपना पर्पस होता है, उद्देश्य। काहे लिए बनाएंगे इतना, काहे लिए? सबसे पहले व्यवसाय के लाभ हानि का ज्ञान होता है। व्यवसाय के लाभ हानि का क्या होता है, ज्ञान होता है। उसके बाद वित्तीय स्थिति का ज्ञान होता है। किसका ज्ञान होता है, वित्तीय स्थिति का ज्ञान होता है। वित्तीय स्थिति मतलब कि लायबिलिटी कितने की है, एसेट्स कितने की है, बिजनेस में कैश कितने का बचा है। तीसरा नंबर, देनदारियों एवं लेनदारियों का ज्ञान होता है। देनदारी का मतलब जो जितने का आपने माल उधार बेचा होगा बिजनेस में, उसका ज्ञान होगा। जिसने का लेनदारी का मतलब जितना आपने उधार खरीदा होगा, उस लेनदारी जो आपने लिया होगा उधार, ठीक है। इसको अपनी कॉपी में आप लिख लेंगे। इस वीडियो के साथ पहली क्लास समाप्त होती है।